नमस्कार दोस्तों, संविधान की बात पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया की तरफ से एक साल भर चलने वाला अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम लोग जैसा कि आप जानते हैं अम्बेडकर जयंती है और अम्बेडकर जयंती के सिलसिले में हम लोग थोड़ा भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अनुराग भास्कर जी। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सत्येंद्र हूँ और मेरे साथ हैं राधिका। अनुराग, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं हमारे श्रोताओं को थोड़ा-सा अनुराग के बारे में बता दूँ। अनुराग भास्कर आज के युवा लीगल स्कॉलर हैं और लिखते भी हैं। इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की पढ़ाई की है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी ऑनर्स की पढ़ाई की है। अनुराग को रिसर्च के लिए अमेरिका की ब्रांडिस यूनिवर्सिटी से ब्लू स्टोन राइजिंग स्कॉलर अवार्ड भी मिला है। इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी हासिल की है। अनुराग के लेख विभिन्न अकादमिक पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों में भी प्रकाशित हुए हैं। अभी अनुराग ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में फैकल्टी की पोजीशन पे हैं और साथ ही हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर में लीगल प्रोफेशनल के तौर पर एक एफिलिएटेड फैकल्टी भी हैं। अभी अनुराग वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के रूप में काम कर रहे हैं। अनुराग, एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। धन्यवाद सत्येंद्र और राधिका जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान ये जो रिश्ते हैं या जो डॉक्टर अंबेडकर का जो रोल था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में उस पर बात करने के लिए, तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपने मुझे आमंत्रित किया। बिल्कुल। तो चर्चा शुरू करें अनुराग। जी। मेरा पहला सवाल है कि अ, हमने जब ये सीरीज शुरू करी थी तो जब पहला एपिसोड हमने सचिन जी के साथ किया था तो हमने पूरी जो संविधान यात्रा है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की पूरी जर्नी है उस पर बात करी थी। आज हम अम्बेडकर जयंती पे अम्बेडकर साहब और संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपने श्रोताओं को एक बार और बता दूं कि अनुराग की अभी-अभी एक किताब भी आई है, द फोर साइटेड अम्बेडकर, जिसमें अम्बेडकर जी का, अम्बेडकर साहब का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनने की सिर्फ बनने की प्रक्रिया नहीं, लेकिन जब संविधान का जब आइडिया कंसीव हुआ था, तब से जो अम्बेडकर साहब का रोल रहा है और उनके अपने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है कि जब हमने पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था, तो हमने पूरी संविधान यात्रा के बारे में बात करी थी। पूरी संविधान यात्रा में अम्बेडकर साहब का कैसा रोल रहा है, अगर उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं को बता सकें तो? जी राधिका, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि अक्सर हम डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को संविधान बनाने के लिए योगदान को याद करते हैं, पर हम इस बात को अ, गहराई से नहीं समझते कि डॉक्टर अंबेडकर का जो योगदान था वो किस-किस तरह से था और कब कब से कब तक डॉक्टर अंबेडकर ने अपना योगदान दिया। तो मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जब से डॉक्टर अंबेडकर भारत वापस आए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत वापस आए 1915, उसके बाद से ही डॉक्टर अंबेडकर अलग-अलग मुद्दों पर, अलग-अलग समय पर जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके साथ नेगोशिएट करने लगे। जो उस समय के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके साथ नेगोशिएट करने लगे। तो मैं अपनी किताब में यही लिखता हूँ कि 1915 के बाद से हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एक प्रखर आवाज़ के रूप में उभरते हैं और ये अलग-अलग सालों में होता है और संविधान बनने की प्रक्रिया भी कई वर्ष पहले शुरू हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि संविधान सभा तो 1946 में बनी, पर अंग्रेज़ों के साथ जो भारत के उस समय के राजनेता थे, उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कई दशकों पहले ही अंग्रेज़ों के साथ बातचीत शुरू कर दी थी कि कैसे भारत का संविधान बने। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस सारे
जो बातचीत होती है, इस सभी मौकों पर मौजूद रहते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। 1919 में अंग्रेज़ों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साउथबरो कमिटी बनाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों से कहा था कि वो भारतीय संविधान बनाने के लिए कुछ कदम उठाएँगे। तो उस एक साउथबरो कमिटी बनाई। उस कमिटी ने कई लोगों को आमंत्रित किया कि वो आएँ और बात अपनी बात रखें कमिटी के समक्ष कि संविधान कैसा बने। तो उस समय हम डॉक्टर अम्बेडकर का जो सबमिशंस थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हम देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बात करते हैं सबके लिए बराबरी के अधिकार की। हम देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बात करते हैं कि सबको वोटिंग यानी मत देने का अधिकार मिले और वो 1919 से ये कर रहे हैं जब वो सिर्फ़ 28 साल के थे। तो जो बात मैंने अपनी किताब में भी लिखी कि उन्होंने अलग-अलग तरीके से बताया कि वोटिंग का अधिकार सबके लिए ज़रूरी क्यों है और वोटिंग का अधिकार एक या नागरिकता की समझ के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए वोटिंग का अधिकार सभी को होना चाहिए। उस समय यह भी देखना होगा कि वोटिंग का अधिकार सबको नहीं था। जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन थी या कुछ प्रॉपर्टी थी, उन्हीं लोगों को वोटिंग का अधिकार था। तो डॉक्टर अम्बेडकर ना सिर्फ़ दलित समुदाय के लिए, बल्कि महिलाओं के लिए भी और समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक इंसान के लिए वोटिंग के अधिकार की बात 1919 से करते हैं। फिर थोड़े वर्ष आगे आइए, 1927 में डॉक्टर अम्बेडकर महाड़ सत्याग्रह में शामिल होते हैं। ना सिर्फ़ शामिल होते हैं बल्कि उसका अ, जो लीडरशिप उसकी महार सत्याग्रह की लीडरशिप भी डॉक्टर अम्बेडकर देते हैं। महार सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें कुछ रेज़ोल्यूशंस पास होते हैं, कुछ बिंदुओं पर बात होती है और उन उन बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि जो भी संविधान भारत का बने, उसमें बराबरी का अधिकार सबको मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ। टर्म इक्वालिटी है, ये हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर की तरह आर्टिकल 14 में आता है, आर्टिकल 15, 16 में आता है। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर चाहे साइमन कमीशन के समक्ष बात रखनी हो या फिर जब गोलमेज़ परिषद की बैठकें होती हैं 1930 से 1932-33 में, तो डॉक्टर अम्बेडकर तीनों बैठकों में शामिल होते हैं और अपनी बात बहुत ज़ोरदार तरीके से रखते हैं कि एक सरकार का रूप क्या होना चाहिए, सरकार का रवैया अपने नागरिकों के प्रति क्या होना चाहिए और वही बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में बनता है, वही बातें उसमें भी नज़र आती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बनाने में भी डॉक्टर अम्बेडकर का एक अहम योगदान हम देखते हैं। उसके बाद के दशक में भी संविधान सभा बनने के कुछ समय पहले और इवन संविधान सभा के दौरान भी डॉक्टर अम्बेडकर जिसको हम अफ़र्मेटिव एक्शन इंग्लिश में बोलते हैं और या फिर रिज़र्वेशन या आरक्षण हम बोल लें, तो उसकी बात बहुत ही ज़ोरदार तरीके से रखते हैं कि आरक्षण क्यों सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है, आरक्षण क्यों बराबरी के लिए ज़रूरी है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कराते हैं। तो जो इक्वालिटी में आरक्षण का ज़िक्र हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे अहम योगदान है, जो सिर्फ़ वो अकेले लड़ रहे थे इस मुद्दे के लिए। तो इन सभी वर्षों में डॉक्टर अम्बेडकर अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात ज़ोरदार तरीके से रखते हैं, चाहे वो सबके लिए वोटिंग का अधिकार हो, सबके लिए अलग-अलग फंडामेंटल राइट्स हों, सरकार का स्ट्रक्चर क्या हो, इक्वालिटी का कंसेप्शन में अफ़र्मेटिव एक्शन कैसे इंक्लूड होता है, वो बात रखते हैं। और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ना सिर्फ़ भारतीय संविधान को बनाने में लगे हुए थे, बल्कि विश्व के अलग-अलग संविधानों की स्टडी भी कर रहे थे। उनको समझ रहे थे कि क्या कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो हम अपने संविधान में ला सकते हैं और अलग-अलग हम देखते हैं कि जो अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशंस में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कॉमन प्रिंसिपल्स, एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स बोलते हैं, तो उनको
डॉक्टर अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल करने के लिए बहुत ज़ोर देते हैं और अ, अंत में इन सब चीज़ों को भारतीय संविधान में शामिल भी किया गया। तो इस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर ने कई दशकों तक भारतीय संविधान की बनने की प्रक्रिया में अपना अहम योगदान दिया। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, और काफी अच्छे से आपने इस यात्रा को शामिल किया है और कई महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा से निकल रहे हैं जो शायद हम लोग आगे की बातचीत में और उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत शुरुआती सा सवाल मुझे लग रहा था कि शायद हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा को शांत करेगा कि संविधान सभा में बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, संविधान विशेषज्ञ थे, कानूनविद थे। तो डॉक्टर अंबेडकर को ही इस भूमिका के लिए, इस जिम्मेवारी के लिए चुना गया, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की। तो वो कैसे हुआ? अगर आप इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। जी सत्येंद्र, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि इसके पीछे एक नहीं कई कारण थे कि क्यों डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे योग्य माना गया संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन के रूप में उनको जो ज़िम्मेदारी दी गई, तो वो क्यों दी गई? तो मैं जो मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि इसके कुछ मुख्य कारण ये थे कि सबसे पहले तो जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन थी डॉक्टर अम्बेडकर की, वो उस समय के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों में से एक थे जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे या इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एम एमए, पीएचडी किया, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी की डिग्री करी, इसके साथ कानून की पढ़ाई भी करी। तो जो उनकी शिक्षा थी, वो बहुत अलग थी। वो 2 जो प्रमुख देश या आप जिसको कह सकते हैं यूएसए, यूके दोनों में उन्होंने जो हाईएस्ट डिग्रीज़ थी पीएचडी वो पढ़ा, लॉ की पढ़ाई करी, सक्सेसफुल लॉयर बने। तो एक कारण ये है कि उनके जैसा अ, क्वालिफ़ाइड पर्सन उस समय नहीं था। दूसरी बात हम देखते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर 1919 के बाद से जो भी अंग्रेज़ों से बातचीत हुई, अलग-अलग कमिटीज़ के दौरान, अलग-अलग कॉन्फ्रेंसेस के दौरान, तो डॉक्टर अम्बेडकर उन सभी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर को ये समझ थी, उनको ये एक्सपीरियंस था कि अभी तक का क्या बातचीत हो गई है, किन-किन मुद्दों पर सहमति है और किन-किन मुद्दों पर बात होनी है। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर को इस बात का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या संविधान जो अलग-अलग विदेशों के संविधान हो या भारत में जो भी संविधान के ऊपर डिस्कोर्स था, उसके एक्सपर्ट बन गए थे और जाने भी जाते थे। और आप ये भी देखेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई में एक प्रोफ़ेसर के रूप में और जहाँ के वो प्रिंसिपल भी बने, तो उस रूप में उन्होंने इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनको डिस्कस किया, उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोगों को बताया। तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रिंसिपल्स को डॉक्टर अम्बेडकर बखूबी जानते थे और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में या भारतीय समाज में कैसे वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के प्रिंसिपल्स लागू होंगे, तो उसको वो लगातार इस बात पर सोच-विचार करते रहते थे और उदाहरण के तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, इस पर लेक्चर देते हैं या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी क्या होगी, इस पे लेक्चर देते हैं। तो सॉरी, मैं ये आपको बीच में अगर हम उनके रोक रही हूँ अनुराग। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एज़ इन द स्टेट में पावर कैसे अ, डिवाइड होगा वो? जी, स्टेट में पावर कैसे डिवाइड होगा और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि सिर्फ़ स्टेट में नहीं बल्कि समाज में पावर कैसे डिवाइड होगा। तो इंग्लिश प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ पावर की अ, जो पावर है वो अब स्टेट के 3 विंग्स एग्ज़ीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में हुँ, हुँ। बँटेगी। और डॉक्टर अम्बेडकर उसके आगे भी बोलते हैं कि ना सिर्फ़ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में बट एक अनइक्वल सोसाइटी में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हुँ। तो एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे कुछ कुछ सोशल ग्रुप्स ज़्यादा पावरफुल हैं, तो उस समाज में पावर का बँटवारा कैसे हो? तो इस बात पर भी डॉक्टर अम्बेडकर ज़ोर देते हैं कि इस पे लेक्चर देते हैं।
पार्लियामेंट कैसे लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट की पावर कितनी होनी चाहिए, इस सब पे डॉक्टर अम्बेडकर लेक्चर देते हैं। तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर के लेक्चर्स जो उनके कलेक्टेड वॉल्यूम्स में मौजूद हैं, अगर उनको देखा जाए, तो उनको पढ़ा जाए, तो हमें हमें बिल्कुल पता चलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के एक्सपर्ट थे उस ज़माने में। इसके साथ-साथ संविधान बनने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट था उस समय के हिसाब से, जिसको एक तरह का संविधान ही समझा जाता था, जो अंग्रेज़ों ने इनैक्ट किया था। और इस एक्ट की क्या अच्छी बातें थी, क्या बुरी बातें थी, इसको भी डॉक्टर अम्बेडकर समझते थे। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अ, को बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर शामिल हुए थे। और इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस में डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसा कानून बने, सरकार की कैसी शक्तियाँ हों, लोगों के कैसे अधिकार हों, लोगों को कौन-कौन से अधिकार मिले, इन सब पे बात की थी। और जिसके जिसके कारण ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या चीज़ें रह गई थी, इस बात पे भी डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो और इसी एक्ट पर रिलाय करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन होता है। ये कॉमन परसेप्शन है लोगों के बीच में कि भारतीय संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समक्ष ही बनाया गया है या उसी तौर पे बनाया गया। तो उस एक्ट को बनाने में भी डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान है, और उस एक्ट में क्या कमियाँ हैं, वो भी डॉक्टर अम्बेडकर बखूबी जानते थे। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के कई वर्षों तक सदस्य रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट में लेबर मेंबर भी रहे, यानी लेबर मिनिस्टर भी रहे। और इस ज़िम्मेदारी, अपने जो उनको लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस था, उस ज़िम्मेदारी में उन्होंने कई सारे कानून बनाए, लोगों के अधिकारों के लिए कानून बनाए, जो लोग माइन में काम करते हैं उनके क्या अधिकार, उनके लिए कानून बनाए, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, इस बात पर वो ज़ोर देते हैं। तो उनका ड्राफ्टिंग एक्सपीरियंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उन्होंने एज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एज़ अ लेबर मेंबर इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने काफ़ी कानूनों को पास कराने में अपना योगदान दिया था। तो ये भी एक उनको समझा जाता था कि वो कानून बनाने की प्रक्रिया को भी अच्छे से समझते हैं। कहने का मतलब है कि जब संविधान बन रहा था, तो कई सारे स्टेट्स थे, कई सारे, हम इसको बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स थे, जहाँ पे राजाओं-महाराजाओं का राज था। और भारत, जैसा आज हम भारत समझते हैं देश के रूप में, वैसा नहीं था। अलग-अलग जो प्रिंसली स्टेट्स थे, वो अपने आप को अलग देश बनाने की बात कर रहे थे। तो मैंने अपनी किताब में लिखा कि डॉक्टर अम्बेडकर कैसे कानूनी तौर पर ऐसे आर्गुमेंट्स देते हैं कि उनकी प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को अलग देश बना ही नहीं सकते, और उनको इंडिया में मर्ज होना पड़ेगा। और मैंने अपनी किताब में ज़िक्र किया है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया, जब ट्रैवनकोर और हैदराबाद के जो उस समय के राजा थे, उन लोगों ने जब बोला कि कैबिनेट मिशन के बाद उन्होंने बोला कि हम अपने आप को अलग देश बनाएँगे, तो डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत लंबा प्रेस रिलीज़ निकालते हैं, जिसमें कानूनी तौर पर इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं कि कैसे ये प्रिंसली स्टेट अपने आप को अलग देश नहीं डिक्लेयर कर सकते, और उनको इंडियन यूनियन में ही शामिल होना पड़ेगा। तो वो कानूनी आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एज़ अ कंट्री। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने फिर वो प्रेस रिलीज़ सरदार पटेल को कुरियर किया। और नेशनल आर्काइव्स में अगर सरदार पटेल के प्राइवेट पेपर्स आप देखेंगे, तो आज भी वो, जो डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रेस रिलीज़ कुरियर की थी, तो डॉक्टर सरदार पटेल के प्राइवेट पेपर्स में मौजूद है। तो डॉक्टर अम्बेडकर को इस रूप में भी देखा गया कि वो भारत को एक रखना चाहते हैं।
मेरा और एक्चुअली उनकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन अनुराग इसी इसी लाइंस पर था कि मुझे लगता है कि जब अंबेडकर साहब की आज जब बात होती है तो अंबेडकर साहब को एक दलितों का आइकन जो है, अंबेडकर साहब ने दलितों के लिए काम किया है ऐसे देखा जाता है। और जो इक्वालिटी का जो पूरा आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो भी इक्वालिटी का वैल्यू है उसको अलग तरीके से देखा जाता है। तो मुझे लगता है जो नेशन बिल्डिंग में, मतलब पूरे एक देश को विजुलाइज करना है और कैसा होना चाहिए, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, माइनॉरिटीज के लिए नहीं, सभी के लिए कैसा होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो मुझे लगता है आजकल बहुत ओवरलुक हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो अ, अलग-अलग समय में डॉक्टर अम्बेडकर सभी के अधिकारों की बात करते हुँ। हैं, ना कि मतलब उन्होंने जो भारत का दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, महिलाओं के लिए तो अधिकारों की बात करी थी। इसके साथ-साथ वो देश कैसा बने, नागरिकों के अधिकार क्या हो, सरकार का स्ट्रक्चर क्या हो, सरकार की पावर क्या हो, न्यायपालिका का क्या रूप हो, देश में कैसे इंस्टीट्यूशंस बने, इस सब पे डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत सारी बातें कहीं और संविधान सभा में भी कई बार अलग इन सब मुद्दों पर अपनी बात रखी। इनफैक्ट अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स जिसको आप मतलब संविधान सभा की जो बहसें हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो कई मुद्दों पर जब लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाते थे, तो वो अंत में डॉक्टर अम्बेडकर से रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपनी बात रखिए कि इस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर कई ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर भी एंड में एज़ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी आकर अपनी बात रखते थे और फिर उनका इतना स्टेचर बन गया था कि उनकी बात को अक्सर मान लिया जाता था कि वो जो किसी अगर मान लीजिए कि कोई ड्राफ्ट प्रोविज़न रखा गया है कि पूरा मतलब इस जो आज आर्टिकल है उनका जो ड्राफ्ट प्रोविज़न रखा गया है, उस पे बहस हो रही है, तो किसी ने उसमें अपना अमेंडमेंट प्रपोज़ किया। तो अगर डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला कि नहीं मैं ये अमेंडमेंट नहीं लूँगा और जैसा प्रोविज़न है वैसे रख लूँगा, तो फिर लोग आगे ज़्यादा बहस नहीं करते थे। तो कई कई बिंदुओं पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखते हैं हम कि डॉक्टर अम्बेडकर एक ड्राइविंग फ़ोर्स की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की प्रोसीडिंग्स में की बहस में संविधान कैसे बने उस बात को आगे ले जा रहे हैं। और जो मैं पिछले में जवाब दे रहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर को ही क्यों चुना गया, तो यही सब कारण थे कि डॉक्टर अम्बेडकर ना सिर्फ अच्छे वकील थे, अच्छी पढ़ाई की थी, बट वो एक लार्जर कंट्री कैसे बने उस बात पर भी ज़ोर दे रहे थे और इस बात को हम उनके अलग-अलग लेखों में या भाषणों में या संविधान सभा की बहस में या उनके जो सोशल मूवमेंट थे उसमें हम देखते हैं। थैंक यू अनुराग, इतनी डिटेल में अच्छे से बताने के लिए। अब थोड़ा-सा प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में इक्वालिटी जो शब्द यूज़ हुआ है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है समानता। इक्वालिटी इज़ हुँ, समानता। उसके बाद अम्बेडकर साहब ने इक्विटी और आजकल फॉर्मल इक्वालिटी, इनफॉर्मल इक्वालिटी, इन सब चीज़ों के भी बारे में बात हो रही है। तो मुझे ये पूछना है कि क्या इक्वालिटी और समानता, मतलब समानता बस एक शब्द, इज़ इट वो इज़ इट फेयर इनफ, जस्टिफाइड है क्या? क्या समानता जितना ही आसान है इक्वालिटी, द कॉन्सेप्ट? या इन जी, दोनों शब्दों को अगर हम लोग समझना चाहें आसान भाषा में तो कैसे समझें? जी। देखिए मैं समझता हूँ कि अ, डॉक्टर अम्बेडकर जिस हिसाब से इक्वालिटी को समझते थे या समाज के लिए परिभाषित करते थे, तो वो समाज कैसा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अक्सर उस पे बात करते थे। तो वो कहते थे कि अगर भारतीय समाज में अलग-अलग जातियाँ हैं, तो इक्वालिटी को फिर हमको उसके हिसाब से समझना पड़ेगा कि कैसे जो एक तरफ जहाँ सभी लोगों को बराबरी से देखा जाए, दूसरी तरफ जो कमज़ोर तबका है, उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाएँ। तो इक्वालिटी इस सेंस में ये इसका मीनिंग सिर्फ़ ये नहीं है कि आप एक बार में सबको बराबर देख रहे हैं, पर इक्वालिटी का मतलब ये भी है कि जो कमज़ोर तबका है या जो
सामाजिक तबका है जिसके साथ ऐतिहासिक रूप पर ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हम कैसे कदम उठाएँ? तो वो भी एक इक्वालिटी की मीनिंग में डॉक्टर अम्बेडकर के लिए आता है। दूसरी बात, डॉक्टर अम्बेडकर जब इक्वालिटी की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि क्वालिटी या समानता के कुछ अहम बिंदु हैं और उसमें वो कहते हैं कि 3 बिंदु हैं जिस पे हमें बात करनी चाहिए। एक तो है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशल जस्टिस की सामाजिक न्याय या सामाजिक समानता कैसे हो, जिस पे मैंने अभी बात करी। दूसरी बात वो कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, कि सबको राजनीति में आने का या सरकार का हिस्सा बनने के लिए बराबर के अधिकार मिले और सबके वोट की जो वैल्यू है वो एक हो, वन मैन वन वैल्यू वन वोट। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई पावरफुल इंसान है, ताकतवर इंसान है, तो उसके वोट की कीमत ज़्यादा हो और जो कमज़ोर है उसके वोट की कीमत कम हो। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी भी इसलिए ज़रूरी है। फिर वो बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की। भारतीय समाज ना सिर्फ सामाजिक तौर पर आर्थिक तौर पर भी बँटा हुआ है। आर्थिक तौर पे आप देखेंगे कि कुछ लोगों के पास बहुत सुविधाएँ हैं, बहुत संसाधन हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है, खाने के लिए भी कोई संसाधन नहीं है। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हम कैसे आर्थिक तौर पे भी समाज को बराबर करें, ये भी सोचना होगा। तो इक्वालिटी इस सेंस में बहुत अ, ब्रॉडर सेंस में डॉक्टर अम्बेडकर समझते हैं उसको। सिर्फ़ लिटरल सेंस में कि सब लोग समान समझे जाएँगे, ये नहीं समझते हैं, पर कहते हैं कि क्वालिटी के अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं। समानता को समझने के लिए कई चीज़ों को समझना ज़रूरी है और दोहराता हूँ मैं कि वो कहते हैं कि सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो और राजनीतिक समानता भी हो। थैंक यू अनुराग। अनुराग जी, एक और मजेदार मतलब काफी सारी बातें आपके इससे निकल के आ रही थी। एक और बात लग रही थी कि हमारे संविधान को अगर हम देखें तो ऐसे कौन से प्रावधान दरअसल उसमें आए जो कि समता को या समानता को या अफर्मेटिव एक्शन को एक तरह से प्रावधानित करते थे, उसकी उसके लिए उपाय करते। अगर ये हमारे दर्शकों के लिए आप और एक बताएं। बार उससे पहले एफर्मेटिव एक्शन भी एक बार थोड़ा-सा हमें बता दें। एक तो एफर्मेटिव एक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं हम? हिंदी में हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में अफ़र्मेटिव एक्शन को तो आरक्षण जो नीति है वो बोलते हैं। इसके अलावा जो जो अफ़र्मेटिव एक्शन टर्म है एक्चुअली में अमेरिका से लिया गया क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अफ़र्मेटिव एक्शन पॉलिसी वहाँ की सरकार ने 1960 के दशक में बनाई। तो आप इसको बोल सकते हैं कि बराबरी के लिए गए जो के बराबरी लाने के लिए जो सकारात्मक कदम हम उठाएँ तो उसे अफ़र्मेटिव एक्शन कह सकते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि इंडिया में, भारत में जो असमानता थी, तो उसको दूर करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर अलग-अलग देशों के संविधानों की स्टडी करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हम भारत में कैसे प्रावधान लाएँ जिससे असमानता को दूर किया जा सके। तो वो देखते हैं कि मान लीजिए अमेरिका के संविधान में क्या कोई प्रावधान थे या अगर नहीं थे तो उसकी वजह से क्या हुआ और अ, उस कंडीशन में हम ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए। वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को भी देखते हैं और ऐसे ही देखते हैं तो इस हिसाब से वो इंडिया के प्रोविजंस को समझने की कोशिश करते हैं कि भारतीय समाज में या भारतीय परिप्रेक्ष्य में कौन से प्रावधान बनाए जाएँ कि भारत में समानता हो सके। मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कुछ ऐसे ही प्रावधानों का जो हमारे संविधान में आए। तो सबसे पहले जो प्रावधान आता है वो है आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 जो कि कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। यानी कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, दलित समाज से हो या कोई सवर्ण हो, सब कानून की समझ में एक समान समझे जाएँगे कि कानून किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि समाज में किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक है, इट इज़ प्रोहिबिटेड। और अनुच्छेद 15 का जो भाग 2 है, आर्टिकल 15(2), वो यह तक वो अलग-अलग चीज़ों पर यह तक कहता है कि जाति के आधार पर, रेस के आधार पर, लिंग के आधार पर और कई बिंदुओं के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और ये अधिकार नागरिकों के विरुद्ध भी दिया गया है कि ना सिर्फ सरकार के विरुद्ध, यानी कि सरल भाषा में बोलूँ कि अगर सरकार किसी के साथ भेदभाव करती है तो वो कोर्ट आकर सरकार के ऊपर केस कर सकता है। इसके साथ-साथ अगर कोई नागरिक दूसरे नागरिक के साथ जाति के आधार पर मान लीजिए भेदभाव करता है, तो भी लोग कोर्ट आ सकते हैं। अलग-अलग जो अब एक्ट्स बन गए हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस जो एट्रोसिटीज़ एक्ट है, उसके अंदर लोग आ सकते हैं। आर्टिकल 16 कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है कि सबको बराबरी मिलेगी, सबको मतलब मौके बराबर मिलेंगे सरकारी जॉब्स में और शिक्षा के लिए। और इसी में डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान की वजह से आर्टिकल 16(4) कहता है कि सरकार पिछड़े रूप से जो लोग हैं, यानी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, उनको बराबर मौके देने के लिए। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि आर्टिकल 16(4) इज़ पार्ट ऑफ इक्वालिटी, यानी आरक्षण की जो नीति लाई गई, वो संविधान के मैंडेट के अंदर लाई गई और इसलिए लाई गई ताकि इक्वालिटी आ सके। तो रिज़र्वेशन एंड इक्वालिटी इन दिस वे आर इंटरलिंक्ड, कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि सबको बराबरी मिले, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था ज़रूरी है। यह संविधान में लिखा गया। फिर इसके अलावा सबको बराबर अधिकार वोटिंग के रूप में मिला, कि सबको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। जो भी 18 साल से ऊपर का है, सबको वोटिंग का अधिकार मिला। ये संविधान आने से पहले नहीं था और भारतीय संविधान में 1950 में ही यह प्रावधान आ गया, जबकि कई देशों में उस समय भी ये नहीं था। अमेरिका में भी सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार 1964 या उसके बाद मिला। तो भारतीय संविधान में 1950 में ये बराबरी के लिए वोटिंग का अधिकार सबको मिल गया। इसके अलावा आर्टिकल 23, 24 भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 23 कहता है बॉन्डेड लेबर पर प्रोहिबिशन है, यानी आप किसी को अपना स्लेव नहीं बना सकते। इस बात पर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। आप किसी 14 साल से कम उम्र के बच्चे से मजदूरी नहीं करा सकते। ये सब भी संविधान में इसलिए लिखा गया ताकि जो कमज़ोर तबका है, उनको आगे आने का मौका मिल सके और वो भी भारतीय नागरिक की तरह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। तो हम देखते हैं कि संविधान में 2 तरीके के प्रावधान हैं। एक तो जो कहता है कि सबको बराबरी के अधिकार मिले अलग-अलग तरीकों से, चाहे वो नौकरी में अप्लाई करने के लिए हो या पढ़ाई करने के लिए हो या वोटिंग के लिए हो। और दूसरे तरीके के प्रावधान हैं जिसमें जो कमज़ोर वर्ग है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अम्बेडकर का एक बहुत फ़ेमस कोट है जो लोग आए दिन कोट करते हैं, ये कह के कि अम्बेडकर साहब तो खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन जला देना चाहते थे। ही सेड इफ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग मिसयूज्ड आई शैल बी द फर्स्ट वन टू बर्न इट। उन्होंने किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी और जैसा कि आपकी किताब में भी लिखा है, चैप्टर है पूरा, डिड डॉक्टर अम्बेडकर वांट टू बर्न द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये क्लैरिफाई कर दें आप इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ। अनुराग जी, कई बार हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने एकाध अवसर पर ऐसा कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो संविधान को खारिज करूंगा। तो क्या दरअसल क्या संदर्भ क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही होगी? जी सत्येंद्र जी, ये आप अच्छा हुआ आपने ये पूछा, क्योंकि कई बार लोग यह कोट बाबा साहेब अम्बेडकर को ये कोट करते हुए मिल जाएंगी, वो तो खुद ही भारतीय संविधान को जलाना चाहते थे
या खुद ही खारिज करते थे। तो मैंने अपनी रिसर्च में पाया, मैंने किताब में भी लिखा कि सिर्फ़ इतना मिसकोट कर देना कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान चलाना चाहते थे, ये सही नहीं है, क्योंकि जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है या पूरी बात है जिसमें ये बात बाबा साहेब ने कही, तो उसको हमें समझना पड़ेगा, और हम अगर उसको समझेंगे तो इस नतीजे पर आ सकेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान खारिज नहीं कर रहे थे, जैसा कि लोग कहते हैं, या फिर संविधान जलाने की बात नहीं कर रहे थे, जैसा कि लोग कहते हैं। तो जो मौका था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस समय यह बात हुई और क्यों बाबा साहेब ने ऐसा बोला, और अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो हम किस नतीजे पर पहुँच सकेंगे। तो 1900 अ अ, 1950 के बाद जब संविधान बन गया था, तो उसके बाद भी अलग-अलग मुद्दों पर जो फर्स्ट पार्लियामेंट था उसमें बहस होती थी कि ये इस मुद्दे पर ये होना चाहिए, और संविधान में ये लिखा गया है। तो ऐसे ही एक मुद्दे पर जब बात हो रही थी, तो मुद्दा ये था कि आंध्र प्रदेश में, जो आज का आंध्र प्रदेश है, उस समय उस क्षेत्र में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की बात हो रही थी कि अलग राज्य आंध्र प्रदेश बने। और हमने देखा कि एक हमारे लीडर श्री रामलू पोटलू जी ने खुद की जान भी दे दी थी, जो आंदोलन था उसके लिए। तो उस मुद्दे पर बात हो रही थी, तो उस पे डॉक्टर अम्बेडकर अपना बयान दे रहे होते हैं कि सरकार को इन सब मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जो लोग उठा रहे हैं, और अ, अगर नए राज्य की माँग है तो उस पर बात होनी चाहिए। तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है कि क्या होना चाहिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर अलग राज्य बने भाषा के आधार पर, तो जो उस राज्य में और भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो माइनॉरिटी में हो जाएँगे। तो उनके लिए क्या अधिकार होने चाहिए, या फिर क्या उनके अधिकारों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए। इसके साथ-साथ वो कहते हैं कि जो उस राज्य में दलित समाज होगा, उसके अधिकारों को बचाने के लिए क्या प्रावधान हमें सोचने चाहिए। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है। तो बाबा साहेब बोलते हैं कि मैं जब भी कोई भी नई ऐसी बात करता हूँ कि आप ऐसा कर दें, तो सब लोग उनसे कहते हैं कि अरे आप ही ने तो संविधान बनाया था, अब आप क्यों इसमें कुछ नया लाना चाहते हैं। तो इस बात पे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हाँ, मैंने संविधान बनाया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब कोई नया मुद्दा आएगा तो हम उस पे बात नहीं करेंगे, और मैं कोई नई बात नहीं रख सकता। और कहते हैं कि अगर आप लोग बार-बार ये कहते रहेंगे कि आपने पहले संविधान बनाया था, अब आप ये कह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं संविधान को जलाने के लिए भी तैयार हूँ, अगर आप लोग वही कहना चाहते हैं। पर अगर आप लोग बात सुनेंगे तो मैं आगे ये भी कहूँगा कि अगर कोई माइनॉरिटी है किसी एरिया में, तो उसको उसके अधिकारों की बात करनी चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बाबा साहब कहते हैं, मतलब अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, कि वो बहस हो रही है राज्यसभा में, उसमें उनको बार-बार टोका जा रहा है कि आप नहीं ये बात अभी क्यों कर रहे हैं, जो मैंने आपको बोला कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट के राइट्स की बात कर रहे थे, एक नए राज्य में जो भाषा के आधार पे बनने वाला था। तो उसमें वो, क्योंकि उनको बार-बार टोका जा रहा था, तो वो उन्होंने एज़ अ स्टेटमेंट दिया कि अगर आप लोग बात नहीं सुनेंगे तो मैं संविधान को जलाने के लिए भी तैयार हूँ, पर आपको बात सुननी होगी, और आपको समझना होगा कि जस्ट कि अगर पहले 1950 में कोई बात मैंने कही और आज कोई नया मुद्दा है, तो हमको नए मुद्दे को भी देखना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि 1950 में आपने ऐसा लिख दिया तो बस उसी पे अटके रहिए। तो ये बात बाबा साहब ने थोड़ा समझा, लोगों को समझाने के लिए बोली कि नए मुद्दों पर नई कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज़ या नए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जा सकता है। इसके बाद अगर आप इसी मुद्दे पर आप 2 साल आगे जाइए, 1955 में डॉक्टर अम्बेडकर राज्यसभा में भाषण दे रहे होते हैं,
और वो संविधान की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि कैसे भारतीय संविधान एक अच्छा संविधान है और इसमें कई कैसे अच्छे प्रावधान हैं। तो जब वो ये बोलते हैं तो कोई सदस्य राज्यसभा के उनको टोकते हैं कि आपने तो संविधान जलाने की बात कर रहे थे आप तो अ, 2 साल पहले। तो फिर से डॉक्टर अम्बेडकर थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि उनको उनकी बात को फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोला जा रहा है और वो कहते हैं अ, कि मैंने वो बात जो कही थी उसमें मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, वो बात ख़त्म हो चुकी है और अभी मैं कह रहा हूँ कि संविधान में ये अच्छाइयाँ हैं और संविधान को अ, हमें इस रूप में देखना होगा। तो वो ये बात कहते हैं कि वो अपनी पिछली बात को दोहराना नहीं चाहते हैं और उन्होंने वो बात एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में कही थी। एक जो जो मैंने आपको बताया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल वो डिस्कस करना चाहते थे बट उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कही बट बाद में वो संविधान के की अच्छाइयों को गिनाते हैं। संविधान की वजह से क्या समाज में बदलाव आ सकता है उसकी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसलिए जो अक्सर लोग सिंगल लाइन कोट कर देते हैं कि अम्बेडकर खुद जलाना चाहते थे, तो उनको ये पूरी बहस देखनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा और बाद के उनके भाषण को भी देखना पड़ेगा कि जिसमें वो अपनी पुरानी बात को मानने को भी तैयार नहीं होते हैं कि अ, वो संविधान को उन्होंने ऐसा बोला कि संविधान को जला देना चाहिए। आपने एकदम कहानी की तरह जैसे सुनाया, अब सच में जाके मुझे भी लग रहा है कि जाके दोबारा ये सब पढ़ने छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने इस बात को रखा और सही बात है कि कई बार चीजें जो है वो बिना संदर्भ के लोगों के बीच में चली जाती हैं तो कई बार गलत अर्थ भी लेके आती हैं। तो एक सही पोजीशन आपने इस बारे में रख दी। बहुत शुक्रिया। एक बात और अनुराग जी लग रही थी हम लोगों को कि डॉक्टर अंबेडकर कई सारे सवालों पर मसलन जो लोग भूमिहीन हैं उनको जमीन का अधिकार, महिलाओं के अधिकार, अ, मजदूरों के अधिकार, इन सारी बातों को लेकर के बहुत संजीदा थे और गंभीरता के साथ सोचते थे। लेकिन ये अधिकार संविधान में कैसे रूपांतरित हुए, अगर हम लोग इस पर थोड़ा बात कर पाएं। ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो भी कमज़ोर वर्ग था, चाहे भूमिहीन हो या महिलाएँ हों, दलित समाज हो, पिछड़ा वर्ग हो या फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हो, सबके या आदिवासी कम्युनिटी हो, सबके अधिकारों के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर सोचते थे और कोशिश करते थे कि ये सब उनके अधिकार संविधान में आ सके। तो कई अधिकार हम देखते हैं कि संविधान या कानून के रूप में अलग-अलग वर्षों में धीरे-धीरे आए भी। पर उसका जो फाउंडेशन था वो डॉक्टर अम्बेडकर उन जैसा मैंने कहा 1919 से ही रखने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले बात अगर हम करें महिलाओं के अधिकारों की, तो डॉक्टर अम्बेडकर जब वोटिंग के अधिकार की बात करते हैं तो उस समय महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार नहीं था ढंग से। तो वो महिलाओं के वोटिंग के अधिकार की भी वो बात करते हैं, संविधान में वोटिंग अधिकार सबको मिले और जैसा मैं कहा कि भारतीय संविधान में 1950 में ही सबको वोटिंग का अधिकार मिल गया, जबकि अमेरिका जैसे देश में जिसको हम विकसित देश समझते हैं, उस देश में भी 1950 में महिलाओं को अ, वोटिंग का अधिकार नहीं था। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि महिलाओं को भी फैमिली प्रॉपर्टी राइट्स मिले, कि अगर किसी परिवार की जो संपत्ति है, उसमें उस परिवार की महिलाओं को भी हिस्सा मिले। इस बात पे डॉक्टर अम्बेडकर ज़ोर देते हैं और जैसा हम जानते भी हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिससे महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में हक मिलता। धीरे-धीरे वो अ, डॉक्टर अम्बेडकर अ, ने उसके मुद्दे पर जब वो नहीं आया, तो रिज़ाइन भी कर दिया कि हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा है, तो वो रिज़ाइन कर रहे हैं। बाद के वर्षों में हालाँकि वे अलग-अलग कानून के माध्यम से महिलाओं को वो राइट्स मिले, जिसकी बात डॉक्टर अम्बेडकर शुरू से ही कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एज़ लॉ मिनिस्टर रिज़ाइन भी कर दिया।
तो महिलाओं के अधिकारों के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत कोशिश किया। इनफैक्ट एक मैंने किस्सा अपनी किताब में भी लिखा है और उसका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी शादी होने वाली थी डॉक्टर शारदा कबीर, जो बाद में डॉक्टर सविता अम्बेडकर के नाम से जानी जाती हैं, उनसे। तो शादी के लिए वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर सविता अम्बेडकर कुछ हफ्ते और वेट कर लें, क्योंकि वो पत्र में लिखते हैं डॉक्टर सविता अम्बेडकर को कि मैं इस कानून मतलब हिंदू कोड बिल पर अभी काम कर रहा हूँ और यह अगर पास हो गया तो पत्नी के रूप में और अधिकार बढ़ जाएँगे और डॉक्टर सविता अम्बेडकर को और अधिकार मिलेंगे। तो वो मतलब अपनी शादी को भी टाल रहे थे कुछ दिन, ताकि उनकी पत्नी जो होने वाली पत्नी थी, उनको और ज़्यादा अधिकार मिल सकें। तो इतना उनका कमिटमेंट था टुवर्ड्स जेंडर जस्टिस कि आप देखिए कि वो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी उस कमिटमेंट को जीते हुए नज़र आते हैं। हम बात करें अगर भूमिहीन लोगों की, तो डॉक्टर अम्बेडकर का जो लिखा हुआ दस्तावेज़ था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, जो उन्होंने अपने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की तरह बनाया था, उसको देखने की ज़रूरत है। और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि जब संविधान सभा बन गई, तो अलग-अलग लीडर्स से सजेशंस माँगे गए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के सबमिट किया, जिसका उन्होंने नाम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ रखा। तो उसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके राइट्स को कैसे सेफगार्ड किया जाए, उस पर बात डॉक्टर अम्बेडकर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक तो सभी के लिए कुछ अधिकार मैंडेटरी हों, वो बात उसमें भी लिखते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, उनको जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं, वो सरकार द्वारा सबको बराबर दिए जाएँ। इसके अलावा वो कहते हैं कि अ, जिसको वो आप टर्म दे लीजिए कि कोलैबोरेटिव फार्मिंग या कंट्रीब्यूटरी फार्मिंग आप कह लीजिए, कि जिनके पास मान लीजिए भूमि नहीं है, तो उनको भी भूमि दी जाए, ताकि वो उस पर खेती कर सकें और उस पे अपने जो भी फसल हो उससे उनकी कमाई हो या उनसे उनका पेट भर जाए, उसकी भी बात वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि इस तरह के जो प्रावधान हैं, उनको हमें भारतीय संविधान में लिखना होगा, क्योंकि अगर हम ये प्रावधान नहीं लिखेंगे, तो ऐसे कमज़ोर तबके को उनके जीवन में बदलाव नहीं आ सकेगा। और वो उदाहरण देते हैं कि हम अगर संविधान में बस इतना लिख दें कि सभी को बराबर का अधिकार है, बट वो बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा, ये ना लिखें, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वो कहते हैं कि कमज़ोर वर्ग कभी अ, अपने अधिकारों के लिए खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा उसको अपने पेट भरने की लड़ाई लड़नी होगी। वो कहते हैं कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स की लड़ाई तभी लड़ सकेगा जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सकेंगी। तो वो ऐसे एनालिसिस देते हैं और कहते हैं कि ऐसे कमज़ोर तबके के लिए भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में आने चाहिए। अनफॉर्च्युनेटली कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो डॉक्टर अम्बेडकर लाना चाहते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ सके। तो फिर उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने कोशिश किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, चाहे वो सबको शिक्षा का अधिकार हो, कि सबको इकोनॉमिक इक्वालिटी मिल सके, उसका ज़िक्र भी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39 में करते हैं। तो कई सारे देखा जाए तो कई सारे प्रोविजंस जो आए, उन्होंने कुछ तरह से सभी लोगों को समानता दी और जो कमज़ोर तबका था, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए। उन आर्टिकल्स या उन प्रावधानों के ज़रिए बाद में अलग-अलग हम देखते हैं कि कानून पास हुए, चाहे वो हिंदू मैरिज एंड एक्ट हो या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो या लैंड रिहैबिलिटेशन एक्ट हो। वो सब बने, पर उसका जो फाउंडेशनल ग्राउंड था, वो डॉक्टर अम्बेडकर कोशिश कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आ सके।
और जो प्रोविजंस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आ सके एज अ फंडामेंटल राइट, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कोशिश किया कि एटलीस्ट वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की तरह आ सकें। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो रोल है संविधान में, वो यह है कि जो भी सरकार बने, वो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दिशा निर्देशों, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार ही वेलफेयर पॉलिसीज़ बनाएँ, उनके अनुसार ही लोगों का भला करने की कोशिश करें। हम लोग अगर इस बातचीत को समापन की तरफ ले जाएं अनुराग जी, तो एक बात हमको अक्सर बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति डॉक्टर अम्बेडकर, हम लोग आज उनकी जयंती के अवसर पर उनको याद करते हुए उनको किस रूप में सबसे ज्यादा याद करें? सामाजिक न्याय के योद्धा के तौर पे, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे, एक अर्थशास्त्री के तौर पे, एक कानूनविद के तौर पे, एक मंत्री के तौर पे, या संविधान निर्माता के तौर पे? तो क्या पहचान मुझे लगता है कि हमको ज्यादा अच्छे से उनकी याद रखनी चाहिए, लोगों के बीच में ले जानी चाहिए? जी। सत्येंद्र, मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर को किसी एक खांचे में बाँटना ठीक नहीं होगा कि हम उनको एज़ संविधान निर्माता याद करें या एज़ वकील की तरह याद करें या फिर अर्थशास्त्री के रूप में ही याद करें। मुझे लगता है कि उन्होंने हर एक रूप में भारतीय समाज को और भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिए योगदान दिया। अपना जो विज़न था, जो विचार थे, वो दिए। तो हमको, मुझे लगता है कि उनको हर रूप में याद करना चाहिए, चाहे वो संविधान निर्माता के तौर पर हो, चाहे वो कानून मंत्री के तौर पर हो, चाहे वो अर्थशास्त्री के रूप में हो, चाहे वो वकील के रूप में हो, या चाहे वो एक समाज सुधारक के रूप में हो। क्योंकि वो अपने इन सब रूपों को अलग-अलग नहीं देखते हैं कि मुझे मान लीजिए मंत्री बना दिया गया तो मुझे ये काम करना है। वो इन सब रूपों में समाज को कैसे बेहतर किया जा सके, समाज में व्याप्त जो असमानता है उसको कैसे दूर किया जा सके, भारत को एक कैसे बेहतर देश बनाया जा सके, इस इन इन बिंदुओं के अ, के अनुसार ही वो इन सब रूपों में काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि हम आज उनकी जयंती के दिन हमको उनको, बाबा साहेब अम्बेडकर को इन सभी रूपों में याद करने की ज़रूरत है और इन सभी क्षेत्रों में उनके योगदान को समझने की ज़रूरत है। और किसी एक रूप में देखना, मेरे ख़्याल से उनकी जो लेगेसी हो, उसको कम करना होगा। तो उनके विचारों को अगर हमें आगे बढ़ाना है, तो इन सभी रूप में हमें उनको याद करना होगा और अ, उनके जो विचार थे इन सब क्षेत्रों में, उनको आगे ले जाना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इतनी डिटेल में इतने अच्छे से सब समझाने के लिए। मुझे लगता है 1 घंटा बहुत कम है अम्बेडकर साहब के काम के बारे में और उनके बारे में बात करने के लिए। तो आज की बातचीत यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अनुराग, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट है कि अनुराग की किताब द फोरसाइटेड अम्बेडकर अमेज़न पर अवेलेबल है और बहुत चर्चा में आजकल। सबसे हमारी विनती रहेगी कि वो किताब खरीदें और ज़रूर पढ़ें उसको। अनुराग जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ। निश्चय ही आपने अपना कीमती समय इस बात के लिए निकाला है। हम सब आपके बहुत आभारी हैं और चाहेंगे कि आपका साथ हम लोगों को इस अभियान में लगातार देता रहे। जी, बिल्कुल। और बहुत तो धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया और डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान पर हमने बात करी। तो एक बार फिर से आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया और हमारे सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया जो लगातार संविधान से हम पॉडकास्ट सीरीज के साथ जुड़े रहते हैं और इसे बेहतर करने में हमारी लिए सुझाव देते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।